वेलकम बैक। और जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि आपकी मुलाकात हम करवाएंगे उस कौमी हीरो से जिसने हिम्मत की, हौसले की और जज्बे की मिसाल कायम कर। जब हम बात करते हैं वर्दी की, तो वर्दी महज कपड़े का टुकड़ा नहीं, वर्दी एक फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ तो निभाया जाता है, और जो फ़र्ज़ निभाता है वही तो हीरो है, और वही हीरो आज हमारे स्टूडियोज़ में है। और मैं चाहता था कि जब वो यहाँ पर आएँ मैं खड़े होकर उनका इस्तकबाल करूं, क्योंकि बनता है उनका इस्तकबाल कि उन्हें सलाम किया जाए। मोहम्मद बख्श साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी बेटी को भी सलाम है। आप भी हीरो हैं, कौम की हीरो हैं। आप ऐसी बेटी हैं जिन्होंने एक और बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। आप दोनों हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इस टॉपिक पर बात करना मुश्किल, लेकिन बात करना भी ज़रूरी, क्योंकि जो मिसाल इन्होंने कायम की है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक शख्स की गलती हो हम पूरे इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। ये हमारा अमूमी रवैया है, हम वर्दी को दागदार कर देते हैं, लेकिन उन तमाम दागों को धो दिया है मोहम्मद बख्श साहब ने और उनकी बेटी ने। कौम को आप पर फ़ख्र है, कौम का आपको सलाम है। मोहम्मद बख्श साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जानना चाहते हैं हम जी, वैसे तो मेरी आपसे फ़ोन पे भी बात हुई और हमने उस दिन भी जिक्र किया, क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। मैं अगर अपने ऊपर रख कर भी सोचूं तो मैं इतना हिम्मत पैदा नहीं कर सकता। कोई बेटी का बाप नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। खुद को दाव पे लगा सकता है, लेकिन बच्चों को नहीं लगा सकता। तो हमारा सिंध का रवायत है कि एक मेहमान मेरे घर में आए ताकि मेरा ख़ानदान भी चला जाए तो कुर्बान कर देंगे, उसको आँच नहीं आने देते हम। ये हमारी सिंध की रवायत है। तो मोहम्मद बख्श साहब, इस रवायत को कायम रखने के लिए इकलौती बेटी आपकी रेशमा, आपने भी नहीं सोचा कि सिर्फ एक ही बेटी, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ हो जाता क्या? तो मैंने अपनी बेटी से पूछा था, बाबा इस मिशन में क्या तुम्हारा किरदार है, क्या कहना चाहती हो, कल कुछ भी हो सकता है। बाबा एक माँ रो रही है, उसकी बच्ची हमारे सामने चीख रही है, और आप कह रहे हो कि दाव पे कुछ भी नहीं होगा, मर जाएगा ना। मरना तो एक दिन है, वो अगर उसके दरिंदे के हाथ में मेरे मौत लिखी हुई है तो वेलकम। यानी उस माँ के आंसुओं ने जी हमें बहुत जज्बा दिलाया, बहुत जज्बा दिलाया। वो इसलिए कि वो 10 दिन मेरे घर में रहती थी। जब देखो एक माँ है, जब उसकी बच्ची के साथ ज्यादती होती थी तो वो रात को तड़प कर उठती थी और जाकर मुसले पे बैठती थी, तो मुझे तो रोना आता। सब उस माँ को क्या उस वक्त मालूम था कि उसकी बेटी के साथ ज्यादती हो गई? भाई साहब देखो ना, जितना माँ के कदमों में जन्नत है, तो एक बेटे को कुछ भी हो ना तो माँ को पता चल जाता है। तो वो माँ रातों को उठ के बार रातों को 2-2:30 बजे उठकर तो वो जाके मुसल्ले पे दुआएं मांगती थी। 10 दिन जब आप घर रही वो रातों को रोती थी? बिल्कुल रोती थी, दिन को भी नहीं, खाती भी नहीं थी हमारे घर में। जब एक मेहमान हमारे घर में रोए, जब वो रोती थी, आप ज़ाहिर वहीं पर थी। ज़ाहिर रवायत भी ऐसी होती है कि ज़ाहिर बीइंग अ लेडी आप ही उनके पास होती होंगी। मैं चाहता हूँ कि वो आप उन्हें कैसे हौसला देती थी, आप कैसे उन्हें हिम्मत देती थी? जब वो रो रही थी, उसकी बेटी रो रही थी, अम्मी मुझे लेके जाओ, फिर मुझे जज्बा आ रहा था, वो भी किसकी बेटी थी ना। यानी वो फ़ोन पे बात होती थी और बेटी कहती थी माँ मुझे लेकर जाओ, फिर माँ रोती थी। माँ रोती थी, इसलिए मैंने जज्बा किया। ये बात कि आप खुद जाएं, ये बात आपके वालिद ने आपको कही? हाँ, उसने भी कही, वालिद ने कही कि आपको लेकर जाते हैं ताकि हम उन मुल्जिमों को, मुजरिमों को इजाजत मांगी। फिर आपने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी। डर नहीं लगा? नहीं मुझे। और ये हौसला सिर्फ और सिर्फ उस माँ के आंसुओं ने आपको दिया, उस बेटी की रोने की आवाज़ ने आपको दिया। तो वो माँ क्या कहती थी जब वो रोती थी? वो क्या कहती थी? क्या कोई इल्तिजा करती थी, कुछ कहती थी, क्या कहती थी? वो कहती थी मुझे बेटी चाहिए। मेरे अब्बू को कहती थी मुझे मेरी मदद करो, मैं रो रही हूँ। वो जब मुसल्ले पे रो रही थी, उसके आंसू भरे थे तो हम भी रो पड़ते थे। हमको भी एहसास था हम भी किसी की बेटी हैं। बिल्कुल, वो भी किसी की बेटी थी। उसकी जान चली जाए तो फिर क्या होगा? वो भी तो किसकी बेटी थी। आपके 4 भाई हैं। हाँ, उनका कुछ नहीं था कि एक इकलौती बहन है, नहीं जाने देना, ठीक है तुमने फैसला कर लिया, लेकिन नहीं, उसने भी मुझे मना नहीं किया। रेशमा, जिस वक्त आपके वालिद आप या वो खातून वो आपको लेकर जा रही थी वहाँ पर, उस वक्त पाँव कांप रहे थे, घबराहट? नहीं, कुछ भी नहीं। हिम्मत थी, ताकत थी, जज्बा था। वालिद ने दी है। हाँ, मेरा अब्बू शेर है तो मैं भी शेर हूँ। शेर की बेटी तो शेर ही होती है फिर। क्या बात है। और फिर जिस वक्त आप वहाँ पर बैठी हुई थी, और फिर ज़ाहिर है
फोन पे बात हुई? हाँ, गालिबन फोन उनकी? पे बात थी। फोन पे बात हुई है। वो शख्स आया, हाँ। फिर आपने पकड़ लिया उसको, दबोच लिया? हाँ, वो सामने आया, वो पार्क में बोल रहा था बाहर आओ। मैंने बोला मैं बाहर नहीं आऊँगी, आप अंदर आओ। मैंने उसकी फ़ोन काट दी। फिर वो अंदर आए। उसने क्या आप नौकरी करोगी? मैंने बोला हाँ मैं नौकरी करूँगी। जी ठीक है। तो उसको कहा, तब खाला को कहा तो ये तो सिंधी है। मैंने बोला मैं तो सिंधी नहीं हूँ। उसने बोला सिंधी में बात करो। मैंने बोला सिंधी में मुझे बात नहीं आती। फिर उसने कहा निकाब उतारो। मैंने निकाब नहीं उतारा। उसने यहाँ पकड़ा तो मैं गिरेबान से पकड़ा उसे। फिर अब्बू आ गए, सब आ गए। आप कहाँ थे उस वक्त? बाहर थे? हम पूरी बारी टाइम, कुछ दोस्त हमारे जो है ना वो अपना वॉक कर रहे थे सिटी पार्क में। हम इसके करीब थे, इतना 200-250 फुट जो है ना दूर थे, ताकि वो देखे दरिंदा चला ना जाए। तो मेरा यही प्लान था कि इंशाल्लाह वो जब आएगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने बेटी को इतना कहा कि बेटा उसको जफ़ी भी लगानी है, जितना भी कहे, चाहे तुझे मार भी दे, एक दफ़ा पकड़ना, छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह हम तो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमारा इतना जज्बा बुलंद था। फिर आप एक जगह पे मैं घबरा गया जब इनको मैं रक्शे में बिठा दिया। अच्छा। तो मैंने बोला हो सकता है ये बच्ची है, और मैंने तो उसको कह दिया है हो सके ये रास्ते में ना इसको किडनैप न कर ले। अच्छा। हाँ, यानी उस लम्हे आप उस एक लम्हे में मुझे आया, पर मैंने बोला कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, भाग तो नहीं जाएगा। अभी मुझे उसका पता चल गया है, मैं तो उसको घर में भी जाके बारू का छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह। आपने तो उसे पकड़ लिया फिर। अब मुझे बताएं, ये है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि जब भी वो फुटेज हम देखते हैं, जिस वक्त आप भी वहाँ पर थे, वो माँ भी थी, जिस वक्त उनकी बेटी उनको मिलती है, और ज़ाहिर है अभी तक हो सकता है माँ के दिल के अंदर कहीं हो के ज़्यादती, लेकिन उस टाइम तक उसे शायद पता नहीं था। जी जी। लेकिन जब बेटी ने बताया उसको कि मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है, और वो तो आपके सामने ही थी, वो तो हम रो पड़े। उस देखो ना, छोटी बच्ची है, बोलती है अंकल ने ऐसे किया है। तो हमारे को तो देखा नहीं जा सकता था। मैं वहाँ जो वीडियो बना रहे थे, मैं उस टाइम उधर ही नहीं था। मैं तो रो पड़ा, किसी और जगह पर गिर गया। तो मेरा पूरा स्टाफ रो रहा था। तो मैंने अपने एसपी साहब को बताया कि सर ये ऐसा मौक़िफ़ है। तो एसपी साहब ने बोला मैं फ़ौरन कश्मीर पहुंचता हूं, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है? मैंने बोला बस आपकी दुआएं चाहिए, आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे बहादुर ऑफिसर हैं, मैं तो आपसे डबल बहादुर हूँ। और उस बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। वो तो आपने सामने देखी। अभी जो बात करते उस बेटी को, तो आपसे मैं बात ही नहीं कर सकूँगा, कि मुझे हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं आपसे किसी में हिम्मत नहीं है ना। बिल्कुल। और उस माँ की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। वो माँ अपनी बेटी को हर लम्हा देखती है। अभी भी वो हॉस्पिटल में है। ये अल्लाह का शुक्र, उसकी जान बची, और अल्लाह का शुक्र कि अब उसमें रिकवरी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह के उसकी अब थोड़ी सी रिकवरी हो रही है, कि यही लास्ट खबर भी आई थी। लेकिन उस माँ की हिम्मत को सलाम है कि वो माँ हर लम्हा अपनी उस प्यारी सी मासूम कली को अपने गोद में उठाए बैठी है। बार बार जब उसे देखती होगी, उसकी बेटी के आंसू आना, उसकी बेटी का तड़पना उस माँ को कितना तड़पाता होगा। हमारे बच्चों को एक छींक भी आ जाती है, हमारे बच्चों को एक चोट भी लग जाती है, हमारे बच्चों को ज़रा सा कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो हम रातों को सो नहीं पाते, हम बात नहीं कर पाते। वो 10 दिन दूर रही महक, और जब माँ ये 16 दिन दूर रही, और वो परिंदों के पास 16 दिन, और माँ जब, और वो माँ उसकी माँ जो है कभी भूल नहीं सकती, जिस ट्रॉमा में वो माँ है, वो माँ कभी भूल नहीं सकती कि उसकी बेटी 16 दिन किसी के पास रही है, और जिस तरह उस बेटी को मसला गया है, कुचला गया है, वो लम्हात माँ कोई भी सोच नहीं सकता। सोचना तो बहुत दूर की बात है, भुलाना कितना मुश्किल होगा। इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकलना उस माँ के लिए, उस बेटी के लिए कितना मुश्किल होगा। शायद पूरी ज़िंदगी वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं सकेगी, ना वो माँ और ना वो बेटी। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, इसका ख्याल करना बहुत मुश्किल है, इसका सोचना मुश्किल है, इस पर बात करना, इवन इस पर पढ़ना मुश्किल है। जब भी हम ऐसी कोई तहरीर पढ़ते हैं उस वाक़े से मुताल्लिक, तो हम पढ़ नहीं पाते। कितना आसान है हमारे लिए कि मोबाइल फ़ोन पर वो स्टोरी सामने, हमने स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर दिया कि स्टोरी हम ना पढ़ें। वो माँ, उसके पास तो ये ऑप्शन नहीं है। उस माँ के पास तो मोबाइल फ़ोन में स्टोरी नहीं है, उस माँ की तो आंखों के सामने की वो स्टोरी है। वो माँ ये स्टोरी कभी भूल नहीं पाएगी। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब एक लम्हे के लिए ज़रूर ये सोचें, अपने आप पर रख कर ये सोचें, अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रख कर सोचें, कितनी अज़ियत, कितना दुख, कितनी तकलीफ़ जो कभी भूल नहीं सकेगी वो माँ, कभी भूल नहीं सकेगी वो माँ। अल्लाह करे ये आखिरी वाक़या हो, अल्लाह करे ये आखिरी बार हो कि आज हम इस
सेट पर बैठकर ऐसी दर्दनाक स्टोरी की बात करें। अब मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये आखिरी वाक़या हो, इसके बाद कभी ऐसा वाक़या हमारे सामने ना आए। अल्लाह करे हम जाग जाएं, अल्लाह करे कि जो लूप होल्स हैं हमारे कानून में वो दूर हो जाएं। और इससे मुतालिक इमरान खान साहब ने तो कहा था एक हफ़्ता पहले कि इस हफ्ते में ऐसे कानून लाने वाले हैं कि वो लूप होल्स दूर हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं पर सोसाइटी के अंदर भी तो गलतियां हैं, कोताहियां हो रही हैं कि इंडिविजुअल के लेवल पर हो रही हैं, वो हमने खुद दूर करनी है। ऐसे बहुत से वाक़यात, ऐसे और बहुत वो बच्ची इतनी दिलेर थी, इतनी बच्ची दिलेर थी, जब मैंने अस्पताल में लाया उसको तो वो देखती थी अपनी माँ को, बोलती थी मम्मा मत रो, क्यों रोती हो, नन्ही सी बच्ची, ऐसा फूल। अपनी माँ को हिम्मत देती। हाँ, अपनी माँ को कह रही थी ना रो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, अम्मी मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। माँ किसे क्या कहती? माँ को कह रही थी ना रो, अपनी अम्मी को कह रही थी ना रो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, इससे बड़ी मुझे खुशी नहीं है, वो कह रही थी अपनी अम्मी की, 4 साल की। लोग तो बच्चों को देख कर ना, दूसरों के भी बच्चे हो, किसी के भी बच्चे हैं, बच्चों तो फूल होते हैं, बिल्कुल फूल इन फूलों को देख कर तो इंसान खुश होता है। तो आप यकीन जाने वो जो हमारे सिंध के डाकू हैं ना, उन्होंने भी मुझे फ़ख्र से सलाम किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर दोबारा वो मुझे पैगाम देंगे तो मैं उनको ये कह दूंगा कि आप ये काम छोड़ दें, बराए मेहरबानी छोड़ दें, आ जाएं लाइन पे, अच्छे काम करें ताकि आपको भी अच्छी ज़िंदगी मिले। आप भी अपने बच्चों को, अच्छे नन्हे से बच्चे को पढ़ा लें और उनको जो है ना अच्छी तरबियत दे दें। अच्छा मोहम्मद बख्श साहब, मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज़ आपकी आंखों से गुजरी हो, कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ हो या कुछ भी ऐसा इस चीज़ से पहले, इस वाक़ये से पहले? नहीं, इस चीज़ से वाक़ये तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा? बच्चे का नहीं देखा, बच्चे का नहीं देखा। बच्चे का फूलों की बच्ची जैसा जो है ना, कि इतनी मासूम कली जिसको मसला गया हो 16 दिन। ज़ाहिर है ये वाक़या आपने क्या सर, ये तो वाक़या हम में से किसी ने भी नहीं देखा। बहुत दर्दनाक वाक़यात देखे, बहुत दर्दनाक मनाजिर देखे, लेकिन जो ये मंजर है वो अभी भी यहाँ पर है, मैं उसे भुला नहीं पाता। और मैं जिसका उससे ताल्लुक़ सिर्फ क्या है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, इंसानियत का ताल्लुक़ है। लेकिन इंसान कोई भी हो, इंसानियत नाते बिल्कुल, लेकिन मैं ये ज़रा ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिसका उससे खून का रिश्ता है, जिसका उससे ताल्लुक़ है, उसके लिए ये जितना तकलीफ़ दे वो किसी और के लिए नहीं है। और ज़ाहिर है आपने बच्चों वालों जो है ना, वो जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और दूसरे बच्चों से भी प्यार करते हैं, उनसे ये देखा नहीं जाता। तो यही कहता हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? आपने देखी है उस बच्ची को? देखो ना, आपके आंसू नहीं रुक सकते हैं, आप बात नहीं कर सकते। आप जो ना घंटे के बाद जो अपनी हौसला थोड़ा सा रखकर हमारे 4 साल उम्र ही क्या होती है? 4 साल की बच्ची सोच सकता, कोई भी 4 साल की बच्ची के साथ बग सब कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता कि उम्र ही क्या है, उसकी खेलने कूदने की उम्र है। और ऐसी कई खबरें आती हैं, पड़ोसी ने मसल दिया, जान पहचान वाले ने कर दिया, किसी रिश्तेदार ने कर दिया। किस सोसाइटी में हम किस सोसाइटी में हैं? बस अल्लाह उनको सज़ा देगा, अल्लाह इंसानों को हिदायत देगा, क्योंकि ये आखिरी टाइम है हम लोगों का, ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। ये इतने बच्चों के साथ ऐसे करें, इससे बुरा हो नहीं सकता। सुनते थे इंडिया की कहानियाँ, लेकिन अपने पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी ऐसे दरिंदे हैं जो बच्चों के साथ, और उसकी अपनी बच्ची देखो, फूलों जैसी बच्ची है, उस पर भी उसको रम नहीं आया कि इतनी तो मेरी बेटी भी है। उस बेटी की तस्वीर देखो, उसकी बच्ची भी है, उस मुल्जिम। हाँ, उस मुल्जिम की बच्ची है। एक बेटी है, 2 बीवियाँ हैं। 2 बीवी। हाँ, एक बेटी है। तो उस घर में रखकर उस बच्चों के सामने, उसके छोटे बच्चे नहीं थे, अपने फैमिली बच्चे भी थे। मैंने तो उसकी बच्ची की तस्वीर दिखाई, मेरे को अपनी बेटी ने दिखाया कि पापा यही जो है ना लड़की उसके साथ थी, जब उनको ले आने के लिए जा रही थी उस बाबे की, अपने धरंदे की मैयत, तो वो उसकी बेटी उसके साथ थी। लेकिन एक फूलों जैसी बेटी, अपनी बेटी पे भी राम नहीं आया उसको, भाई ये देखो मेरा भी तो फूल है, मेरे बच्चे को कोई ऐसे करे तो हम छोड़ेंगे? वो उसको भी अपनी बच्ची समझता। अगर सब ऐसा ही सोच लें, स्पेशली वो दरिंदे सिर्फ इतना ही सोच लें कि बच्चे तो सबके होते हैं, बच्चे तो सांझे होते हैं, हर घर में होते हैं, तो फिर ये कभी ना हो। देखो ना, एक लुटेरे हैं,
जो लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, पूछते भी नहीं हैं, गोलियां चलाते हैं, वो भी इस बात की मज़म्मत कर रहे हैं। इस बच्ची के लिए वो भी मज़म्मत कर रहे हैं कि भाई जो देखो ना 10-10 बंदे मार देते हैं, पूरी गाड़ी को फायर करके कल्टी करवा देते हैं, मार देते हैं, वो भी इस बच्चे के लिए मज़म्मत कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। देखो एक वो भी दरिंदे हैं, लेकिन वो ये जो दरिंदा था इनसे बढ़कर वो दरिंदा था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मोहम्मद बख्श साहब, हमने आपकी वो भी फुटेज अपने नाज़रीन को दिखाई थी जब आप गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हुए रोए। प्लीज़ मुझे बताएं कि आप उस वक्त रोए क्यों थे? आप क्यों रो रही हैं? आप सिर्फ आंसू नहीं ले आ रही हैं ना, आप दबाते रही हैं अंदर, आप भी तो रो रहे हैं। तब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपकी हिम्मत उस वक्त मतलब कैसे बंधी रही जब आपने ये कहा कि मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ उस बेटी को बचाने के लिए। मुझे मेरी बात अल्लाह ताला ने चीज़ नहीं समझ आ रही है। मेरी बात सुनो अंदर ना, इतनी हिम्मत मैं कैसे सुबह आ की जाती? नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता था, और सुबह की वो औरत नमाज नहीं पढ़ती थी क्योंकि सारी रात वो बैठी होती थी ना। हम एक ही घर में रहते थे, एक ही हमारा कमरा है जहाँ मेरी 2 बीवियाँ रहती हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, हम सारे एक जगह पे सोते थे। तो हम तो उसको देखते हैं, एक बंदा उठता है तो देख लेता है ना। मैं तो उसको देखा था, मेरी बीवी ने, बच्चों ने, सारों ने देखा था। फिर वो रो रही थी, तड़प कर उठती थी, बोलता है, मेरी बीवी को बोलती है, हाय बाजी मेरी बच्ची को कुछ हो रहा है, मेरा सर फट रहा है, मेरा दिल दुख रहा है। तो माँ बहुत जानती है, माँ दुख जानती है, ताकि जिधर भी बच्चा हो ना उसको कुछ भी हो तो फर्स्ट एड माँ को जो है ना पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। कभी कोई बच्चा कि अल्लाह ने उसकी जन्नत बिल्कुल पाँव तले जन्नत दी है, तो वो भी अपने बच्चों के लिए जानती होगी। जब रोटी खाती थी ना निकलता था गिरा, मेरी बच्ची को पता नहीं रोटी मिलती है या नहीं मिलती। और ये हर माँ बच्चे से मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, यहाँ मैं ये खा रही हूँ, मेरी बेटी को पता नहीं मिला है व नहीं मिला। जाहिर है बच्चा अगर रात को देर से घर पहुंचे, माँ तब तक सोती नहीं है, माँ तब तक सोती नहीं जब तक बच्चा घर ना आ जाए। वो 4 साल की बोला है, बच्ची। उसने बेटी भी बोला है, तो मुझे 10 दिन खाना भी नहीं देते थे, पानी भी नहीं देते थे, मैं मांगती थी भी मुझे नहीं देते थे। वो बच्ची जब फोन करती थी रेशमा, नहीं एक ही दिन फोन किया, एक दिन किया झटके में। जब उसका नंबर खुला हुआ, अब बोल रही है, अब बोल रही है, बोला ना तबस्सुम बीबी ने कि मेरी बच्ची दे दो, खाना नहीं देते थे। मैंने बोला इनको ऐसे प्यार से बात करो ताकि उनको पता चले कि भाई ये कुछ नहीं। ये उसको बोलते थे कि तुम्हारे पास पुलिस तो नहीं है, कोई और बंदा तो नहीं है। मैंने सन्नाटा लगा लिया था घर में, बच्चों को बोला कोई बात नहीं करे, बाहर निकल जाओ, सिर्फ यही बैठे रहेंगे 3 बंदे जो उससे बात, ताकि उसको पता नहीं चले कि भाई ये किधर है, कहाँ है। इसलिए हमने सन्नाटा लगाया था, तो इसलिए उससे बात करते थे। जब उस बच्ची ने बोला ना, मैं उस टाइम मौजूद था अपने घर में, उसने नंबर दिया कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास नहीं है। वो नहीं नाम बता रहे थे और ना अपना पता बता रहे थे, बोले उस दूसरे के पास है। तो तबस्सुम बीबी ने बोला उसका नंबर तो बंद जा रहा है भाई, मैं तो काफ़ी दिनों से ट्राई करती रही हूँ। तो उसने बोला मैं आपको नंबर देता हूँ, नंबर खुला हुआ है। जब उसने नंबर दिया, मैंने नंबर लिखा, तबस्सुम बीबी को बोला अभी इससे बात करो। जैसे उसने फ़ोन ऑन करके बच्ची को दिया फ़ौरन, तो मैं ये समझा ये तो एक ही जगह पे है, जैसे हम बैठे हैं। एक बंदा नंबर देता है तो उसको क्या पता कि ये अभी इस कॉल करेगा या घंटे के बाद करेगा या इकट्ठे बैठा है। तो वो तो साथ ही बैठे थे ना उसी टाइम। तो उस बच्ची ने जो बात की ना, तो ऐसा हमें जज्बा हो गया। तो मैंने बोला उसको, तबस्सुम बीबी को, बाजी आपको मुबारक हो, इंशाल्लाह ऐसे देखो कि आपकी बेटी मिल जाएगी, आप इससे बात करते जाएं। मैं अभी DPO साहब से बात करता हूँ, ये नंबर ट्राई करते हैं। तो उस नंबर पे वो लिखा था मोहम्मद रफ़ीक और अपना गोट खावंद बख्श, सिर्फ इतना रखा था, मलिक मोहम्मद रफ़ी। अच्छा मोहम्मद बख्श साहब, मुझे बताएं कि कुछ सेकंड चीज़ जहन में थी कि अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो हमने सेकंड चीज़ ये करनी है, इस तरीके से हमने उन मुल्ज़िमान को पकड़ना है, इस तरीके से हमने रेशमा को जो है उनके चुंगल में नहीं फंसने देना, कुछ ऐसा जहन में था? जी मेरा जहन में तो बहुत कुछ थी, लेकिन जब उसने बोला ना मुझे औरत चाहिए, मैंने बोला अभी तो वेलकम। मैंने बोला अभी ईजी कम हो गया, क्योंकि हमारे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में ये लोग आवाज़ सुनकर औरतों के बहुत आते हैं जो अगवा हो जाते हैं। आपने ज़रूर देखते होंगे, बिल्कुल ये बहुत होता है, बहुत होता है। मैंने बोला अभी तो ये हो गया कि अब आराम से पकड़े जाएंगे, इजी आ जाएगा। और फिर रेशमा ज़ाहिर है आपको मतलब बेहिम्मत बेटी है। तो मैं इसके साथ ही बैठा था ना, तो जो भी है बाद में कन्वे कर रहा था कि उसने बोला कि भाई कब आओगे। मैंने बोला इसको झांसा दे दो भाई, 2-3 दिन के आ जाएंगे, ताकि किसी औरत को देखे। मैंने बोला उसको पता तो चले ना। फिर मेरी बीवी से बोलता है तुम मोटी है, पतली है, कैसी है।
इंसान तो आवाज़ में जानता है, क्योंकि वो दरिंदा था, उसका तो ये कारोबार था, उसके तो मुंह खोलना था। तो मैंने अपनी बीवी से बोला, अब तुमने उसको बोले पतली हो, तो अभी बेटी से बात करवाते हैं, क्यों। और मैंने ये भी प्लान जोड़ा कि दूसरी औरत को देखेगा इसके साथ तो आएगा नज़दीक, वरना ये नज़दीक नहीं आएगा, बोलेगा एक ही है, हो सकता है पुलिस हो या कुछ भी हो। पूरी सिटी पार्क को उन्होंने ना देख लिया अच्छी तरीके से, पुलिस नहीं है। फिर जो दूसरा उसका साथी था खैरुल्ला, वो छुप गया, होटल में बैठा चाय पी रहा था, और बाकी जो है ना दोस्त ये हमारे, वो फिर गेट से आ गया, रफ़ीक गेट से आ गया। अच्छा, तो मोहम्मद बख्श साहब ये चलें, ये तो हो गया। कभी ये सोचा कि इसके बाद खुदा ना खास्ता अगर कभी जिस जगह पे आप रहते हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए कुछ ऐसी चीज़ के बाद में भी तो कुछ कर सकते हैं लोग, कुछ भी ऐसे? हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी अल्लाह है बस। बेशक अल्लाह ही सिक्योरिटी और अल्लाह ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और उस दरिंदे का इंसाफ अल्लाह ने बड़ी जल्दी कर दिया, हमें दिखा दिया कि लंबा शंबा ट्रायल कोई नहीं, उसी वक्त उसको जहन्नुम वासिल किया। ये इसमें कोई शक नहीं। कहना चाहेंगे आप किस बारे में? देखने वालों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को मैं यही पैगाम देता हूँ, गरीब की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, और कोई चीज़ काम नहीं आती है। दुआ जो है एक झटके में जो है ना आसमान तक पहुँच जाती है। तो इंसान तो गुनाहगार है, अल्लाह से किसी न किसी को बेशक जो है ना दुआ कबूल कर लेता है। मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम था और मैं तो एक गुनाहगार था सबसे। अल्लाह ने मुझे इतना मकाम दिया है कि मैं बेहद अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और कर भी इतना भी लफ्ज़ नहीं है जो मैं कहूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इतनी दी है कि पूरे पाकिस्तान में मुझे हीरा बनाया गया है। बेशक वज़ीर आज़म जो है वो खड़ा होकर मेरे को दोनों हाथों से सलाम करता है, और जो है अपना कहता है कि मैं तुम्हारा माथा चूमूँ। और हमारा आईजी साहब सिंध, जब मैं उसको बोला, सलूट किया, बोले आज के हीरो तुम हो, हम दूसरों के लिए यहाँ मेहमान ख़ास होते हैं, लेकिन आज मुझे फ़ख्र है कि एक हीरो हमारे रैंक में तो छोटा है, लेकिन आज हमारा जो पुलिस का प्रोग्राम है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आईजी साहब की तकरीर भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सराहाया। उसने बोला मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि हमें भी ये नेमत अता फरमाई। पुलिस के हम देखें, हम अक्सर ये बात करते हैं अवाम के मुहाफिज वो जो कि ये मोहम्मद बख्श जैसे हैं। इसी पुलिस में कुछ काली भेड़ें भी होती है जो दाग तो लगा जाती हैं, फिर दाग मोहम्मद बख्श जैसे लोग धोते हैं आके अपनी बेटियां पेश करके। और वही बात जैसे कि इनकी बेटी ने की कि उनके वालिद शेर हैं, तो शेर की बेटी शेर होती है। उसका हौसला आपके सामने है, और यकीनन ये वो चीज़ है शुएब हम लफ्ज़ों में नहीं बयान, इसमें कोई शक नहीं। मैंने जब उस दिन भी रेशमा आपसे बात की, मैंने यही कहा कि हर बाप हर माँ घबराती है अपनी औलाद की आजकल अपब्रिंगिंग में ज़ाहिर है जो हालात हैं, लेकिन आपके इस कदम ने हमें हौसला दिया और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे बच्चे महफूज हैं। कल की वाक़या बताता हूँ मैं, कल का। तो हम सदर में गए थे ख़रीदारी करने के लिए। एक माँ ने मुझे, नंबर तो मेरा पता नहीं कैसे कैसे लोगों पर पहुँच गया, तो एक माँ ने बोला कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे एक कुरान शरीफ है जो सुनारी अखरों में लिखा हुआ है, मैं वो आपकी बेटी को तोहफे में देना चाहती हूँ। से बड़ा तोहफा तो हो ही नहीं सकता। उसने कुरान शरीफ का भी तोहफा दिया है, पता नहीं कुछ सोने का था उसकी बेटी के लिए। बोला मेरी बेटी लेके गए हैं, वो भी आपके इलाके में है। मैंने बोला अगर आप नंबर देंगी इंशाल्लाह तो आपकी बेटी भी मैं दुलवा दूँगा इंशाल्लाह। अभी मुझे फ़ख्र है कि अगर वो बातें करती है उसे, वो नंबर देगी, मैं इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा, इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा, उसको दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। मोहम्मद बख्श साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रेशमा आपको शुक्रिया एक बार फिर से, आपको भी सलाम है। समा का ये कह दो इनको मुझे घर दे दें कराची में कि ताकि मेरे बच्चे तालीम हासिल करें। आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ घर मिले यहाँ पर, कराची में मिले, ताकि आपके बच्चे यहाँ पर रहें और तालीम ट्रांसफर भी कर दे। ट्रांसफर तो ईजी है ट्रांसफर सबसे पहले, क्योंकि घर है, बच्चा बहुत ही छोटा सा जो काम किया उसके बदले में बहुत ही छोटी चीज़ है ये। हम उम्मीद करेंगे कि हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुँचे और जिनकी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि एक बेटी को बचाना और एक माँ जो कि 10 दिन से 16 दिन से सब बच्चों को बचा लिया, सब बच्चों को बचा लिया। और वही बात है शुएब के जो सिंध पुलिस के बारे में बात होती थी ना, जो सिंध पुलिस के बारे में कहा जाता था कि अंदर काली भेड़ें मौजूद है, धब्बे लगा दिए सिंध पुलिस को, बदनाम कर दिया। मोहम्मद बख्श जैसे बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत है। मोहम्मद बख्श, सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, ऐसे बाहिम्मत लोग होना चाहिए, कहाँ के भी हो, इस वर्दी की इज्जत करें। फौजियों ने, आर्मी वालों ने मुझे बहुत सराहा है और बहुत ट्वीट किया है। ये तो क्या अपने बैर के मुल्कों वालों ने भी सराहा है। बात है। एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया है सुबह सुबह के कि भाई मैं दादू का हूँ, सुमरो हूँ, मैं सऊदीया में रहता हूँ 35 साल से, मैंने सऊदीया में शादी की हुई है और आपको मैं देखना चाहता हूँ। मैं आऊँ तो 1 मिनट लगता है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे घर में आ जाएं,
जितनी भी आपकी फैमिली है आपको मैं विजिट वीज़ा दिलवाऊंगा अपने खर्चे पे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच बख्श। तो इससे क्या मिले? इससे बिल्कुल सही बात है, लोग का दीदार हो जाएगा, इससे खुशी कौन सी बड़ी है? या मुझे मेरी बेटी को कुरान शरीफ मिला है, बहुत बड़ा तोहफा है, इससे बढ़कर कौन सा तोहफा है? बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। रेशमा आपको भी शुक्रिया। हमें क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं महंगाई की। महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं। गंदम और चीनी के बढ़ते दाम से अवाम परेशान है। अच्छी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यकीन दिलाया है कि मुस्तक़बिल में गंदम और चीनी का मसला पैदा नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा होगा? हमारी प्रोडक्शन और डिमांड कितनी है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर में जो क्रशिंग है उसका आगाज़ होगा, फिर 2 माह लग जाएंगे चीनी मार्केट में आने तक। साथ ही ये मामला भी अहम है कि मिल्स की तादाद कम होना सप्लाई पर इसका असर हो रहा है। इस पूरे मामले को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और जो इमरान खान साहब ने कहा है कि आइंदा कभी बहरान की कैफियत नहीं होगी, तो क्या वाकई ऐसा है? क्या हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं? हम इस पर बात करेंगे। सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, निजी यूनिवर्सिटी के डीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इमरान खान साहब के इक़दामात ज़रा आप देख रहे हैं, जिस तरह के बयानात वहाँ से आ रहे हैं, उससे पहले माजी में जिस तरह के हमने रिपोर्ट्स देखी, वो चीनी कमीशन की रिपोर्ट्स हों, दीगर रिपोर्ट्स हों, उसके बाद एक्शन पे मैं रुक जाता हूँ। जो कहा गया, आपको लगता है कि हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं? वाकई अब हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि आइंदा बहरान की कैफियत नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू वीट एंड शुगर? मुझे थैंक यू वेरी मच, बुलाने का बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके, वेरी वेरी क्लियरली आप खुद देखें कि आज से कुछ 1.5 साल पहले वही कैबिनेट शुगर को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे रही थी। yes. क्या उनको शर्म नहीं आती कि 1 साल बाद आप शुगर को इंपोर्ट करने की परमिशन दे रहे हैं? तो 1 साल की भी हमारे पास प्लानिंग नहीं थी। सो दैट्स द प्रॉब्लम। अभी दोबारा से जो इंपोर्ट की उन्होंने इजाज़त दी है, जब आपकी क्रशिंग अभी शुरू हो रही है, कुछ की शुरू हो गई है, फिर आपकी सरप्लस शुगर होगी और फिर आप कहेंगे अब आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम डिमांड एंड सप्लाई के जो शुगर और दूसरी भी चीज़ों के उसके बैलेंस को समझ ही नहीं पा रहे, या हम समझना चाहते ही नहीं है। या इसमें कोई इंटरेस्ट कुछ और है? मुझे तो ऐसे लगता है कि अब आई डोंट नो, लेकिन जो बाज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं कि उसमें लोगों के इंटरेस्ट कुछ हैं। वजह यह है कि पहले जब शुगर एक्सपोर्ट हुई, उसमें एक्सपोर्टर्स ने बहुत सारी पैसा कमाया। अब जब इंपोर्ट हो रही है, अब इंपोर्टर्स कमाएंगे। और हैरत की बात यह है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों एक ही पार्टीज हैं। आप बेशक इससे इन्वेस्टिगेट कर लें। गवर्नमेंट के खुद भी जो गवर्नमेंट के एक ही हूँ, हाँ ये भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 पार्टीज हैं जो कि 60% ऑफ द शुगर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को डील करती हैं। वही 8 एक्सपोर्ट करते हैं, वही 8 इंपोर्ट करते हैं। उनमें से 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक गवर्नमेंट में है, एक पार्शली गवर्नमेंट में है। वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान की जो शुगर है उसका कोई 20% 25% उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो कॉज नोटिस भी दिया। उन्होंने बताया कि जी, उन्हें पूछा कि ये आपने कैसे ये प्रॉफिट्स कमाए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बट बाज़ाहिर ये नज़र आता है कि ये भी एक हैफेज़र्ड स्टेप है। और शुगर की प्राइसेस कम तो होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इसका डिमांड एंड सप्लाई का जो सिलसिला ये बेहतर नहीं है। कम से मुराद क्या है? कितनी कम? अभी गवर्नमेंट ने 84 रुपीज़ पर केजी कहा है, मार्केट में 100-105 रुपये पे बिक रही है। लग ये रहा है कि ये 90 तक ये प्राइसेस आ जाएंगी अगले 1-2 महीने में। लेकिन 85 का है तो 105 में मिल रही है, 95 पे लेके जाएंगे तो 115-20 पे चली जाएगी। That's how it is. लेकिन अब आगे देखें, मैं आपको दोबारा बता दूं कि मार्च अप्रैल में जाके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट अलाउ करती है, जो कि बाज़ाहिर नज़र आ रहा है ये अपने करंट अकाउंट बैलेंस को उसको कम करने के लिए, डेफिसिट को, सरप्लस को बढ़ाने के लिए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शुगर की गवर्नमेंट दोबारा से एक्सपोर्ट को अलाउ करे। लगेगा कि अब हमारे पास शुगर इनफ है तो एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी वो जो हमने पिछले साल गलती की हम दोबारा वो गलती दोहराएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स की अभी जो पॉलिसीज नज़र आ रही हैं, जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है मार्च अप्रैल में अगर शुगर की हमारी प्रोडक्शन बेहतर होती है उसको अलाउ करेंगे। सो एक और बहरान आएगा अगले साल जून जुलाई में। तो ये बहरान दर बहरान का सिलसिला उस वक्त तक नहीं हल होगा जब तक हम डिमांड एंड सप्लाई के सिलसिले को बाकायदा से इंश्योर नहीं करते। और फिर जो इम्पोर्टेंट बात है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कोई भी शुगर मिल शुगर को होल्ड नहीं कर सकती। अगर आप होल्ड करेंगे तो आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरा स्टोर है। इस वक्त कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप खुद पूछ लीजिए कि शायद
5% भी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है शुगर स्टोरेज के हवाले से। अच्छा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में शुगर मौजूद है, लेकिन वो शुगर उन्होंने होल्ड की हुई है, वो ग्रेजुअली इसकी सप्लाई मार्केट में लेके आते हैं। जैसे प्राइस बढ़ती है वो मार्केट में आ जाती है शुगर, फिर उसको रोक देते हैं, फिर प्राइस उसकी इंक्रीज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं, जब भी हम कोई भी बात करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से, किसी भी चीज़ के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, कुछ भी ऐसा, वो कहती हैं पिछली जो गवर्नमेंट गई उन्होंने ऐसे काम किया, उनकी पॉलिसीज ऐसी थी। तो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी मैटर करती है इस चीज़ में? देखिए, पॉलिसीज शुगर के मामले में इस गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी कंसिस्टेंट है। अच्छा। पिछली गवर्नमेंट में भी लोगों ने खूब कमाया, शुगर वालों ने, इस गवर्नमेंट में भी खूब कमाया। 2010 से ऑनवर्ड आप देखें शुगर की एक्सपोर्ट बढ़ती नजर आई है आपको। 2017 में एक्सपोर्ट कम हुई, 18 में फिर एक्सपोर्ट बढ़ गई और आपकी जो शुगर की ये आपके अगेन क्राइसिस हो गया। तो इसमें बड़े ये एक ही पेज पे हैं Okay. शुगर के मामले में। तो ये कहना कि पिछली गवर्नमेंट पे डालना मेरे ख्याल में ये गलत है। उसकी वजह ये कि आप भी वही कर रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट कर रही ने किया। सर एक बात और बताइएगा कि खबर थी कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाले एफआई के बरतरफ अफसर सजाद मुस्तफ़ा साहब, उनके कुछ इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। आपने भी ज़रा देखे होंगे कि वज़ीर आज़म शहजाद अकबर और आज़म सुलेमान साहब से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो चीनी माफिया को फ़ायदा पहुँचाते रहे हैं। गो कि हुकूमत ने तरदीद की है इसकी, लेकिन आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी, इनकी रादर ये बातें देखी होंगी। एक बात उन्होंने और भी की, इन्होंने कहा जो गंदम एक्सपोर्ट अफगानिस्तान करने का मामला था, ये फिजिकली वो गंदम नहीं जाती थी, बस ऑन पेपर ही जाती थी, या यू थिंक इसमें कोई वजह? देखिए, ये दोनों चीज शुगर में भी और इसमें वीट में, दोनों चीज़ों में ये हुआ और ये बिल्कुल गवर्नमेंट को भी पता चल गया। शहजाद अकबर साहब इसमें अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने आंखें ज़रूर बंद की। अच्छा। क्योंकि एविडेंसेस सामने है कि शुगर और वीट आपने पेपर्स में तो एक्सपोर्ट किया, लेकिन फिजिकली वो यहाँ पर मौजूद थी। इसका मतलब ये कि आप एक्सपोर्ट करके, आप ये शो करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया वो शुगर, आप लोकल मार्केट में उसको आप दे रहे थे और इस जो इंक्रीज प्राइसेस है उसका फ़ायदा उठा रहे थे। और ये तो बिल्कुल अया है, उन लोगों ने भी कुछ पार्शली माना है कि हाँ कुछ ऐसी इनवॉइसेस में एनॉमलीज हैं और अफगानिस्तान क्योंकि फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बट डेफिनेटली ये तो हुकूमत ने खुद माना है इसको। राइट। अब सर अगर वीट की बात कर लें, जी वीट से मुतालिक मुझे प्लीज़ सर ये बताइएगा कि हुकूमतों ने मुख्तलिफ यानी सूबाई हुकूमतों की अगर मैं बात करूँ, वो मिल्स को ये कहते हैं कि आपने इतने फ़ीसद जब आपको गंदम मिलेगी, इतने फ़ीसद आपने इसमें से आटा और इतने फ़ीसद बाय प्रोडक्ट्स निकालने हैं, इसमें थोड़ी हेर फेर होती है। दैट इज़ द रीज़न। इसमें देखें, एक तो हमारा जो फूड का डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। डेफिनेटली यहाँ पे भी होती है और इससे ज़्यादा जब फूड इसकी वीट की बाइंग होती है प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। अब जैसे ही वीट की इसकी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फूड के लोग जानबूझ के बाइंग नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि फार्मर के पास स्टोरेज नहीं है, वो बाइंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके थर्ड पार्टी लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, उनकी अपनी कंपनीज हैं। दे अलाउ दोज थर्ड पार्टीज टू बाय फ्रॉम द फार्मर एट अ लोअर रेट। वो फार्मर से अगर 100 रुपये उसकी प्राइस है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 60 रुपये में खरीद के अपने पास स्टोर करते हैं। अब वो उनसे खरीदते हैं, उनसे खरीदते हैं, और गंदम की जो क्वालिटी है वो भी घटिया होती है, उसके अंदर पता नहीं मट्टी और क्या क्या होता है। जब वो उसको खरीद के और फिर वो उसके साथ आगे फर्दर शुगर मिल्स को इशू कर रहे होते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो सप्लाई चेन है, राइट फ्रॉम द कल्टीवेशन और फिर उसकी हार्वेस्टिंग से लेके इसको परचेज करना, और यहाँ पे इंटरमीडिएट का रोल, और फूड डिपार्टमेंट का स्पेशली वो लोग जो कि ना खुद गंदम उगा रहे हैं ना वो उसको प्रोसेस करते हैं, वो सिर्फ बैठे हुए हैं पैसे लेके, वो सिर्फ फार्मर से उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए परचेज़ करते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि परचेज़ की और डायरेक्टली बेच दी फूड डिपार्टमेंट को, अपने पास रखी भी नहीं है, उसने फार्मर ने उठा के फूड डिपार्टमेंट को वो कर दिया। तो इसको गवर्नमेंट को इंश्योर करने की जरूरत है। ये बेहतर है कि फार्मर से डायरेक्टली जाए, फूड डिपार्टमेंट होना तो ये चाहिए कि फूड डिपार्टमेंट खुद परचेज करे। दरमियान में कोई बंदा अब तो मिडिल मैन परचेज करता है और मिडिल मैन कुछ भी नहीं कर रहा है। दैट्स मिडिल मैन इज सिंपली परचेजिंग, वो पैसे उससे लेता है और गंदम डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रही होती है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो सर अगर हम मार्केट में आटे और चीनी की या कीमतों के उतार चढ़ाव की बात करें तो ये क्या सर्कल होता है? ये उतार चढ़ाव कैसे गवर्नमेंट या जो प्राइस मैनेज की जाते हैं वो किस तरह से? देखें, अब ये वही तरीका जिस तरह से शुगर का है। अब जैसे वीट आपकी, जब आपके फार्मर को वीट उसने बेच दी आपके गवर्नमेंट को और जो मिडिल मैन अपने पास कुछ रख लेता है अपने गोडाउन्स में और कुछ वो गवर्नमेंट को दे देगा। अब वो जो आपके फ्लोर मिल जो भी ओनर्स हैं और जो मिडिल मैन है उसके जो गोडाउन्स हैं उसमें वो पड़ा हुआ है, वीट पड़ी हुई है। अब उसको आर्टिफिशियली उसको इंक्रीज करने के लिए होर्डिंग करेगा। जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो फौरन, अब आप ये देखें कि जब प्राइस बढ़ती है तो उसके बाद आटा या चीनी मार्केट में क्यों आ जाता है? बिल्कुल इंपोर्ट भी नहीं हुआ, वो कहाँ से आता है? इसका मतलब ये कि वो कहीं पे था,
उसको जानबूझ के रोका गया, जब प्राइसेस बढ़ी तो उसको मार्केट में लेके आ गए। ना सिर्फ आटा नहीं बल्कि सब्जियों के साथ भी ऐसा होता है। इसमें स्टोरेज का इशू आता है, अगर हुकूमती सतह पर स्टोरेज हो तो शायद चीजें बेहतर हो। वेजिटेबल्स का एक बड़ा इशू ये भी है कि हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से ऑनियन वगैरह, तो उसकी इंपोर्ट में जब इश्यूज आते हैं तो हमारी शॉर्टेज है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारी अपनी अगर क्रॉप्स में कोई मसला हो जाए, फॉर एग्जाम्पल टिड्डी दल का हमला, तो हमने देखा कि टमाटर की फसल शायद मुतासिर, फिर हमने ईरान से मंगवाया तो थोड़ा बेहतर हो गया। सर लेकिन मुझे एक बात और बताइएगा, दो बातें बल्कि, एक तो ये कि ये जो मामला होता है कि इस इलाके में अगर ये वाली मिल है तो जितने भी किसान हैं ये देयर बाउंड कि आप इन्होंने इसी मिल वाले भाईजान को जो है ना ये फसल बेचनी है। एक तो ये आपको लगता है गलती है क्योंकि ज़ाहिर है उसके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। दूसरा ये कि जो आपने किसान को बाउंड कर दिया कि नहीं भाई तुम गुड़ नहीं बनाओगे, बेचो हमें, अब वो किसान का तो यहाँ से दोहरा नुकसान है, इसको हल होना चाहिए। देखें ये बड़ी अजीब सी वैसे बात है, इकोनॉमिक्स उसको मोनोपोली कहते हैं कि एक ही खरीदार है, आप दूसरे को नहीं बेच सकते। अब इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिकली उसकी नेगोशिएशन पावर ही ख़त्म आपने कर दी। दूसरी बात ये कि होता यह है कि जब मैं बेचना चाहता हूँ गन्ना तो वो शुगर कैन की ट्रॉलियाँ लाइन से लगी होती हैं और उनके जो केन मैनेजर्स हैं वो जानबूझ के इंतजार करवाते हैं कि इसका वेट कम और फिर हम इसको वो परचेज करें। तो इस तरह से जो फार्मर है उसको दो तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक तो प्राइस भी कम दी जा रही है, के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इनकार कर दे भैया तो मैं नहीं बेचूंगा। मैं नहीं, कैसे इनकार करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये गुड़ का आप कह रहे हैं तो वो भी उसके ऊपर अगर पाबंदी लग जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगा उस शुगर कैन को? नहीं, बैन है या लग जाएगा? नहीं, ये जो गुड़ है इसका लीगली कोई बैन नहीं है, लेकिन ये इस तरह से होता है कि जो शुगर मिल मालिकान है उनका इन्फ्लुएंस इतना होता है वहां पर वो बनाने नहीं देते, उसको वो बनाने नहीं देते या वो उसको वो पहले, अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो रहा है कि उस गन्ने को पहले से ही खरीद लिया जाता है, पेमेंट नहीं की जाती, कहा जाता है ये जितना आपकी क्रॉप है ये मैं परचेज करूंगा, आप मुझे देंगे, लेकिन पेमेंट उसकी उस वक्त की जाती है जब वो आपकी क्रशिंग हो जाती है। तो किसान जो आप देखें पूरे के पूरे प्रोसेस में पिस रहा है, किसान पिस रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की फार्मर ओरिएंटेड पॉलिसीज नहीं है। वो सारे की सारी पॉलिसीज मिडिल मैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी हद तक वो फोकस कर रहे हैं। फार्मर को जब तक आप फोकस नहीं करेंगे आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मसला नहीं हल होगा, और ये तब तक नहीं होगा सर जब तक हुकूमत में ये मिल मालिकान का इन्फ्लुएंस बिल्कुल। ये तो इकराम सहगल साहब ने बड़ा क्लियरली एक उनका एक वाइट पेपर आया था, उसमें कहा था कि आपकी शुगर का वीट का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक ये शुगर और मिल जो वीट मालिकान है ये पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं। yes. और ये मसला हल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में बैठे रहना है। अगले साल भी नवंबर में हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे। हुकूमत जिसकी होती है उधर जाके दोस्तियां बन जाती है, दोस्तियां इनकी दोस्तियां होती हैं और आवाम का नुकसान हो जाता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ऐसी कहानी आज आपके सामने रखते हैं कि हम बात तो करते हैं कि शादी सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान होती है, और इसकी अमली मिसाल जिसने कायम की, जिन दो ख़ानदानों ने कायम की, आज हम उसकी बात करेंगे। बाहिम्मत मियाँ बीवी की बात करेंगे। और जब हम मियाँ बीवी की बात करें, कायनात का पहला रिश्ता मियाँ बीवी, अनकंडीशनल लव होता है मियाँ और बीवी के दरमियान। आज हम इसकी बात करेंगे। यानी सिर्फ खुशी के साथी नहीं, गम के साथी भी होते हैं, वो होते हैं मियाँ बीवी। लाहौर के अम्मार और ज़ैनब, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में थे। जब इनका एडमिशन हुआ फिर ज़ाहिर दे फेल इन लव। शादी का मामला तय हुआ जब ख़ानदानों की मुलाकात हुई। और उसके बाद 10 अगस्त 2018 को जो तारीख मुकर्रर हुई कि निकाह होना, तो उससे 10 दिन पहले ज़ैनब को तकलीफ़ महसूस हुई। जब चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि शी इज़ हैविंग ब्लड कैंसर। ये बहुत ट्रैजिक था, ये बहुत डिस्टर्बिंग था, स्पेशली खातून के लिए, एंड सेकेंडरी शादी से चंद दिन पहले 10 दिन पहले कि 10 दिन आपके निकाह में रहेगा और ऐसी कोई खबर मिले तो बहुत सारे ख्याल आपके जहन में आते हैं। लेकिन अमार ने इस बात को दरगुजर करके ज़ैनब से शादी की। अमार ने 10 अगस्त को ही ज़ैनब से निकाह किया और ज़ैनब के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमें इन दोनों मियाँ बीवी, इस मिसाली मियाँ बीवी जोड़े ने हमें, और मैंने क्यों महक कहा कि ख़ानदानों ने बड़ा साथ दिया, क्योंकि स्पेशली अमार के भाई ने बहुत साथ दिया। ही वॉज इन सूडान, अपना बिजनेस तक बेचा। यानी जाहिर है कैंसर पेशेंट थी ज़ैनब, इलाज के लिए बहुत पैसे रिक्वायर्ड थे, बाहर जाना, इलाज करवाना, जब बहुत पैसे रिक्वायर्ड थे, जितने फंड्स थे वो जब लगना शुरू हो गए तो फिर जो बिजनेस थे, जो अमार के भाई का बिजनेस था, उन्होंने वो भी बेच दिया, सारा पैसा लगा दिया सिर्फ इसलिए अपनी भाभी की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो हाउ ब्यूटिफुल दैट फैमिली इज़ कि सिर्फ मियाँ ने बीवी के लिए नहीं
पूरे फैमिली ने उस लड़की के लिए किया। ये मिसाली मोहब्बत है। नहीं लेता स्टैंड। और ये इन्होंने वाकई एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि जब आपने किसी के लिए करना होता है वो किसी नहीं होता, वो आपका अपना फर्द होता है, वो बिल्कुल घर का फर्द होता है। ये जो लड़की आ रही थी उनके घर में, बिल्कुल उसे अपना फर्ज समझ के उन्होंने सारा कुछ किया। तो अमार एंड ज़ैनब इज विद अस टुडे। अमार एंड ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। ज़ैनब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त, आप हमेशा ठीक रहेंगी, हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं ज़ैनब। लेकिन मेरा महक भी जिस तरह बात कर रहे थे कि ख़ातून के लिए स्पेशली ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है ये जब उसे मालूम हो कि कैंसर है, एक मूजी मर्ज़ है कैंसर। फिर ज़ाहिर है शादी से चंद रोज़ पहले, 10 दिन पहले मालूम होना कि कैंसर है। वो पहले शेयर कीजिए मुझसे कि उस वक्त जब आपको मालूम हुआ आप पर, आपकी फैमिली पर क्या गुजरी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि फिर अमार ने और उसकी फैमिली ने सपोर्ट कैसे किया। जी जिस वक्त मालूम हुआ था उस वक्त ये था कि मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि शायद मतलब कि अब 10 दिन बाद तो मर ही जाना है, तो शादी तो सही तरह से हो जाए। तो मेरे ज़्यादातर डॉक्टर से सवालात भी इस तरह के थे कि मेरी कीमो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं मेकअप कर सकती हूँ, मैं तैयार हो सकती हूँ। तो उनको ये था कि मतलब मुझे ये था कि अब जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो इंसान जो थोड़े दिन बचे हैं वो तो ठीक तरह से एंजॉय करे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है, नई जिंदगी दी है माशाल्लाह। एक इम्तिहान था, उस इम्तिहान से आप गुजरे और कामयाब हुए। हमारा आप थोड़ा सा फैमिली के हवाले से बताएं। फैमिली के हवाले से हमारा मैं जानना चाहूँगी कि फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके भाई हैं, उनका क्या कहना था? एक्चुअली हमारी 10 दिन बाद शादी थी और मेरे भाई जो है ना, जी अमार, आवाज जी अमार आपकी आवाज आ रही है। मेरी शादी 10 अगस्त को मेरी शादी थी और मेरे भाई शादी अटेंड करने के लिए सूडान से आए हुए थे 10 दिन पहले ही, और जिस दिन वो आए हैं उसी दिन डायग्नोज हुआ है। तो जब मैंने उनसे पूछा है कि यार ये मसला बन गया, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और जो शादी की तारीख है और उसी तारीख को ही आपकी शादी होगी। जबरदस्त। तो मेरे भाई ने फिर उन्हीं दिनों में वापस जाके अपना सारा वहाँ पे जो बिजनेस था वो वाइंड अप किया, वाइंड अप करके वो वापस आए, और वापस आके उन्होंने आके हमें जो है ना यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उस वक्त हमारा और कोई मीन नहीं था फाइनेंशियली सपोर्ट का सिवाय हमारे भाई के, और उन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया। और उसके बाद बस फिर सिलसिला चल पड़ा। मेरे कुछ क्लास फेलोज ने हमारी कैंपेन चला दी सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली, और अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत से रास्ते निकाले आहिस्ता 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 आहिस्ता। और फिर एक वक्त आया हम चाइना में पहुंचे, चाइना में जाकर फिर इलाज करवा के वहाँ पे 1.5 साल रह के फिर वापस आए हैं हम। अब इलाज मुकम्मल हो गया है अमार? नहीं, अभी इलाज चल रहा है, और ये जब तक जो है TLC काउंट होता है ब्लड के अंदर, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है ना वो इलाज चलता रहेगा। वो 2 साल हो सकते हैं, वो 4 साल हो सकते हैं, वो 5 साल हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ज़ैनब मैं आपकी तरफ आऊँ, एक बस बात मुझे बताइएगा अमार, आप जो मैं अभी तक समझ पाया, जो मैंने आपकी कहानी पढ़ी, कि इस कहानी के असल हीरो आपके भाई हैं, बिलाल हैं। जी बिलाल डोनर मेरा भाई है वो। अच्छा, वो आपके भाई हैं। अच्छा सॉरी, यानी नहीं, सूडान से जो वापस आए वो अमार आपके भाई थे? वो इम्तियाज मेरे अच्छा, वो इम्तियाज हैं, और उन्होंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, यानी आप दोनों के भाई बेसिकली वो जबरदस्त पिलर्स हैं। आपके भाई ने अपना बिजनेस बेच दिया आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड जो बिलाल हैं आपके भाई हैं ज़ैनब, उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिया। जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट किया। जबरदस्त। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइएगा, ज़रा मैं पहले भी आपसे पूछा कि उस वक्त ज़रा रिएक्शन, उस वक्त जो मुश्किल वक्त था आप पे जब मालूम हुआ कि 10 दिन बाद शादी है, लेकिन जो आपके भाई की तरफ से सपोर्ट आपको मिलना, और फिर स्पेशली आपके देवर जेठ जिन्होंने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, ये जेठ, वो कितना उसने इत्मीनान दिया आपको कि मैं किस खानदान का हिस्सा बनने जा रही हूँ, किस खानदान में मैं जा रही हूँ जहाँ पे सिर्फ अमार नहीं, जहाँ पर पूरा खानदान आपसे मोहब्बत कर रहा है। जी बिल्कुल। पहले जब शादी होने वाली थी तब तो इतना इंटरेक्शन नहीं था, तो इतना नहीं पता था कि कैसे लोग हैं, किस तरह के
किस तरह आगे फ्यूचर होगा। लेकिन जैसे जैसे जो मतलब कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो फिर आपको लोगों का पता चलता है कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। तो अल्लाह का शुक्र है, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अपनी फैमिली तो करती है, लेकिन किसी दूसरे की फैमिली ने सपोर्ट करना, अपना बन के सपोर्ट करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी नंदों ने, मेरे जेठ, सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी सास ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने। ठीक अल्लाह है। का शुक्र है। अच्छा ज़ैनब, जैसे आप कह रही हैं कि सपोर्ट किया घर वालों ने, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो बातें करते हुए बाज नहीं आती। बातें जो हैं वो हमें सोसाइटी की तरफ से सुननी पड़ती हैं। कोई भी अगर ऊंच नीच ज़िंदगी में आ जाए तो सोसाइटी का रिएक्शन क्या था और उस चीज़ को आपने किस तरह से काबू किया? आपके साथ जो आपके साथी मौजूद है, ये तो सबसे बड़ी सपोर्ट है ही, लेकिन जब सोसाइटी की तरफ से बातें सुनने को मिली तो वो किस तरह से आपने उस चीज़ को हैंडल किया? सोसाइटी की तरफ से तो बहुत ज़्यादा बातें, मतलब कि इनको भी कहा जा रहा था, इनके मतलब कि मेरी मदर इन लॉ को भी कहा जा रहा था और अमार को भी कहा जा रहा था कि आपको तो बहुत ज़्यादा लड़कियां मिल जाएंगी, तो आपको क्या ज़रूरत है, मतलब आप इधर शादी करें और इतनी मेहनत करें इनके ऊपर। और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत सारे रिश्तेदार तक बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मतलब मेरी अपनी बेटी इस जगह पर होती तो मतलब फिर मैं क्या कर लेती। ये चीज़ तो किसी के साथ भी हो सकती है। सही। अच्छा अमार, जिस तरह ज़ैनब भी बता रही हैं कि सोसाइटी का ये प्रेशर, सोसाइटी की ये बातें सुनने को आपको मिली, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ऐसी है, ये बातें सुनने को मिलती हैं। एक लड़के को शायद ये ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, नहीं नहीं छोड़ दो, तुम्हें क्या मसला है, इसको तो बिल्कुल छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई और मिल जाएगी। आपने ये बातें सुनी, वो आपके बड़े करीबी लोगों की भी होंगी, वो आप में भी मोहल्लेदारों की भी हो, आपने उन बातों का जवाब कैसे दिया? एक्चुअली मैं ये सिर्फ बातें मुझे सोसाइटी से, ख़ानदान से और यहाँ से नहीं मिली। अच्छा। ये हम जिस हॉस्पिटल में भी गए ना, उस हॉस्पिटल के अंदर हर उस डॉक्टर ने, जो कि प्रोफेसर लेवल का भी था और जो कि रेजिडेंट लेवल का भी था, जो कि छोटे लेवल का भी था, इन डॉक्टर्स ने भी मुझे कहा था, क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुकात है कुछ डॉक्टर्स के साथ, उन डॉक्टर्स ने कहा कि यार तुम पागल हो कि 6 से 7 दिन इसकी लाइफ है और तुम कह रहे हो कि मैंने इसके साथ निकाह करना है, तुम पागल हो गए हो। मतलब अमार, डॉक्टर ने क्या कहा आपको? 6 से 7 दिन जिंदगी, ये कहा गया? जी जी, ये तो हर डॉक्टर ने हमें, अच्छा। मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें लिख के दे दिया था। डॉक्टर्स ने लिख के दे दिया? अल्लाह की जात देखिए, वो माशाल्लाह साथ बैठी हैं, निकाह हुआ है, इलाज चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हाउ सैड इज दैट कि जो डॉक्टर्स ने आपको लिख कर दिया, डॉक्टर्स ने आपको कहा, दैट्स वेरी ट्रैजिक, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग। मैं तो ये एक्चुअली मैं ये चीज मीडिया पे मैं काफी दफा आया हूँ, मैं एक दफा भी मैं ले आऊँ ना कि किस किस डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ मुझे, तो उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, तो मुझे जरूरत नहीं है इस तरह करने की। लेकिन वो सुन तो रहे होंगे और ये उनके सीखने के लिए बात है। इंसानियत नहीं है तो एटलीस्ट हम तो इंसानियत शो करें ना। हाँ, अच्छा अमार, अगर हम थोड़े से ये बात कर लें कि जो आगे का इलाज है, जैसे कि आपने कहा अभी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ है, थोड़ी सी वो भी डिटेल हमें बताइएगा। एक्चुअली अभी एक दो मेडिसिन ऐसी हैं जो कि एंटी ल्यूकीमिया हैं, एंटी कैंसर्स हैं, वो मेडिसिन चल रही हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो हमें चाइना से जो है ना वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा। एक्चुअली हमें जाना था कि हर 3 महीने बाद हमें वहाँ पे जाके चेकअप करवाना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना हम वहाँ पे नहीं जा सके। जब कोरोना स्टार्ट हुआ है तो हम वहाँ पे ही थे। अच्छा। 24 जनवरी को वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई चाइना के अंदर, तो फिर हम 31 जनवरी को वहाँ से वापस आए थे। तो उसके बाद हमने जाना था, लेकिन हमने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है, इवन के हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से तो अलाउ कर देंगे, चले जाएंगे आप, लेकिन वहाँ से वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वहाँ से फिर फ्लाइट वापस आएगी नहीं आएगी, आपको एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ से ये सपोर्ट थी कि आपको अलाउ कर दें, लेकिन वो इशू वहाँ से था। लेकिन मुझे बताएं अमार के आपने कहा चाइना में इलाज हो रहा था, अब ज़रा दवाइयाँ भी वहीं से आपको मंगवानी पड़ी हैं, अभी सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस कुछ कम हुई हैं, आर यू प्लानिंग टू फ्लाई टू चाइना अगेन वेरी सून? जी जी बिल्कुल, मेरी ये भी कुछ दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको जनवरी में जो है ना इनविटेशन लेटर सेंड करेंगे। अच्छा। और उसके बाद आपने जरूर एक दफा आना है यहाँ पे, एक दफा नहीं बल्कि 2 या 3 दफा हमें चक्कर लगाना पड़ेगा। 2-3 बार चक्कर लगाना बड़ा एहसान है कि अब
अमार, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पड़ेगा हमें, एक दो वो जरूरी है, वो चक्कर लगाना बिल्कुल बहुत सही जरूरी है। ये 2-3 बार चक्कर लगाना, ज़रा आप दोनों को जाना है वहाँ पर, और इससे पहले ज़रा कई माह से इलाज चल रहा है, एंड दिस दैट्स वेरी कॉस्टली। जिस तरह आपके भाई ने अपना बिजनेस बेच दिया, और ज़रा पूरे 2 ख़ानदान जिनके तकरीबन सारे फंड्स अब तक लग चुके होंगे, इट इज़ दैट कॉस्टली। तो आर यू शॉर्ट ऑफ फंड्स नाउ या यू आर स्टिल मैनेजिंग इट? बस अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ जाती है कहीं ना कहीं से। अब जैसे पहले ये था कि अब हमें नहीं पता था, हमें तकरीबन 4 करोड़ का जो है ना वो 40 मिलियन का हमें एक एस्टिमेट मिला था, लेकिन अब हमारा जो है ना वो कॉस्ट मोर देन 100 मिलियन चली गई हुई है, जो कि इस वक्त लग चुकी है। अब आगे कितनी लगेगी हमें कोई पता नहीं है। 10 करोड़ मतलब ये बीमारी ऐसी है, इसके बारे में कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता कि हमें कितने फंड्स चाहिए, हमारे पास कितने हैं। हम अमार, अगर आप अलाउ करें मुझे, तो क्या इस प्लेटफॉर्म से मैं अपील करूं, मैं और महक अपील करें इस प्लेटफॉर्म से मुखैर हजरात से, क्योंकि आपकी स्टोरी सुनकर ज़ाहिर बहुत मोटिवेशन मिलती है, और अगर ज़रूरत हो तो लोग मदद करें, मुखैर हजरात मदद करें, सो दैट जो इनका इलाज है वो अनइंटरप्टेड जारी रहे, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू फंड्स, इफ़ यू अलाउ मी। नहीं, परेशानी कोई नहीं, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैं ज़रूर कहता हूँ कि प्लीज़ डू दैट। और हमारा, क्योंकि हमारे पास आपका नंबर मौजूद है, मैं इस वक्त स्क्रीन पर चाहूँगा वो फ्लैश भी कर दीजिए वो नंबर। अगर कोई किसी भी हवाले से सपोर्ट करना चाहता है तो प्लीज़ डू सपोर्ट, अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज़ैनब का जो इलाज है वो बहुत कॉस्टली है। अमार ने भी पूरी कोशिश की और अमार कोशिश कर रहा है, अमार के भाई ने, अमार के ख़ानदान ने कोशिश की है, और ज़ाहिर है हमारी दुआ तो साथ है, लेकिन दुआ के साथ साथ जो कोशिश है वो हम सब ने करनी है, एज अ पाकिस्तानी करनी है, एज अ ह्यूमन करनी है, कि बड़ी जल्दी बड़ी सहूलत से इनका इलाज हो, बिकॉज ज़ाहिर है चाइना जाना बार बार इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स कॉस्टली, और फिर ज़ाहिर है उसकी दवाइयाँ, उसके सारा ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू ज़ैनब, ये तो मामला स्टार्ट तब हुआ जब अभी आपकी शादी नहीं हुई थी, 10 दिन पहले मालूम होना, फिर आपकी शादी भी मुकर्रर तारीख में माशाल्लाह हुई, और उसके बाद अभी आपका ये सफ़र बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत हो गई, हमारी दुआ है आपके साथ। लेकिन हाँ, फिर मैं कहता हूँ उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर कुछ बातें शादी से पहले सुनने को मिलती हैं, ज़ाहिर है उनका तो आप लोगों ने सामना किया, और बड़ा आपने हिम्मत से सामना किया आप दोनों ने, लेकिन ऐसे ही कुछ मामलात हैं, ऐसे ही कुछ कमेंट्स होते हैं जो हमें शादी के बाद भी सुनने को मिलते हैं, वो दोनों को सुनने को मिल रहे होंगे डेफिनेटली। छोड़ दो, रहने दो, बस कर दो, ये वाले मामला अभी तक हैं, स्टिल फेसिंग दैट? जी, हर तरह की बातें तो सुननी पड़ती है, लेकिन ये है कि सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि कभी दूसरों की, मतलब कि बाहर वाली बातों की इतना कभी टेंशन ही नहीं ली, या कभी अपने सर पे सवार ही नहीं की ये बातें ना। तो अपने घर में ही और अपने मतलब कि इन लॉज में सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि दूसरों की बातों को कभी इतना बॉदर ही नहीं किया। क्या बात है। अच्छा ज़ैनब, हमारे जैसे शुएबी सोसाइटी की बात करें, हमारी सोसाइटी में छोटी छोटी बातों पे बहुओं को घर से निकाल देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, या कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। तो वो माएँ, वो सासें, वो बहुएँ जो इस वक्त आपको देख रही हैं, वो घर जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कोई एक पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनसे बात करना चाहूँगी कि मतलब आप अपनी जो जिनकी बेटी को आप लेके आ रहे हैं उनको भी आप अपनी बेटी समझें। बिल्कुल, मतलब आपकी बेटी के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी और की बेटी है तो उसी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, आपकी बेटी के साथ भी। और दुनिया सारी मक्का फाते अमल है, जैसा आप दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। बिल्कुल, बॉटम लाइन ये सारे मतलब जितने मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, इन लॉज हैं, वो तो मतलब इस तरह मुझे समझते हैं कि जैसे अगर हम इसकी कर रहे हैं खिदमत तो आगे से हमें भी कोई इसका रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अल्लाह दुनिया में दिखा दे। एंड द बॉटम लाइन इज सिर्फ इतनी सी बात है जिसको लेकर आ रहे हैं, किसी की नहीं, अपनी बेटी समझें, मसला ही हल हो गया, सोच का ज़ाविया ही बदल जाएगा। एक मैसेज हमार प्लीज़ आप भी दीजिए उन तमाम देखने वालों को, स्पेशली जो अभी या तो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी स्टार्ट हुई है, कि सोचना किस नज़रिए से चाहिए, किस तरह से चाहिए जब ऐसी कोई मुश्किल आ जाए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी जो हमारी यंग जनरेशन है उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि ये जो प्यार के झूठे दावे और उनको झूठे ख्वाब दिखाना और सारा कुछ करने के बाद जब लड़की काफ़ी सिंसियर होके अपने वालिदैन से बात करती है और पता नहीं वो किस तरह से बात करती है, आगे से लड़के का जवाब आ जाता है जी मेरे घर वाले नहीं माने,
ठीक है, और मतलब इस तरह से एक चीज़ तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, हमारे यहाँ पे शौकत खानम के अलावा कोई भी स्पेशलाइज्ड ब्लड कैंसर का या कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है कि एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसे हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जगह जगह पे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, सिर्फ ना कि ब्लड कैंसर की हर चीज़ की, तो सिर्फ ब्लड कैंसर्स के मैं कहता हूँ यहाँ पे बन जाए। अगर मैं आपको फिगर्स रखूँ 2013 के अंदर हमारे पास पर ईयर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर के 30,000 पेशेंट्स आ रहे थे। अब उनका नंबर जो है वो 80,000 प्लस हो गया एक साल के अंदर। तो अब हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए ताकि इलाज के गर्ज से बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर इलाज हो जाए। बहुत शुक्रिया अमार एंड ज़ैनब साथ मौजूद थे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अल्लाह आपको सेहत खुश व खुरम रखे आपको। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर हमारे पास है, करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है, बरामदात में 24% इजाफा हुआ है, डॉलर खर्च किए बगैर रुपया तगड़ा हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है। और पाकिस्तान में ड्यू टू बेटर कंडीशन इंडस्ट्रीज जल्दी खुली हैं, फिर जो इकदाम लिए गए, जिस तरह के रिलीफ दिया गया हुकूमत की तरफ से, तो उसकी वजह से अब ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले हैं। इसी पर बात करेंगे, काशिफ ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक चेयरमैन है होजरी एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि जो हम बेहतरी देख रहे हैं एक्सपोर्ट में, तो मुझे सर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो दुरुस्त इक़दामात हैं गवर्नमेंट के, इसकी वजह से ये हो रहा है, या कि आपको लगता है कि नहीं क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रीज लेट खुली, बांग्लादेश में लेट खुली, तो इसका इम्पैक्ट है? ये देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब पीटीआई की गवर्नमेंट इन पावर हुई थी और उस टाइम पे असद उमर साहब और हमाद अजहर साहब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ लाए थे, और आते साथ उन्होंने जो इंडस्ट्रीज की जो ख्वाहिशात थी, जो उनकी डिमांड थी, उन्होंने उसको एड्रेस किया था। और उन्होंने पॉजिटिवली जस्ट एड्रेस ये किया था कि आपकी जो डिमांड्स हैं हम इसको पूरा करेंगे। और इस डिमांड को पूरा करने की बात के ऊपर हमारी पूरी इंडस्ट्री, अगर आप फैसलाबाद के तब के फिगर्स चेक करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेक करें कि जब ये गवर्नमेंट एम्पावर हुई और असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमाद अजहर साहब जब तशरीफ आए, और उनके इस नारे के ऊपर हमारी पूरी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन शुरू हो गई थी और लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज में एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट कर ली थी। अब उसके बाद ये सिर्फ उनकी इस बात के ऊपर था, अभी उन्होंने जस्ट नारा लगाया था और अभी तो उन्होंने इकदाम लेने शुरू कर दिए। सेल टैक्स की बात हो, रिफंड्स की बात हो, डीएलटीएल के केसेस हो, रिबेट्स की बात हो, अभी सबसे बड़ा जो रिलीफ पैकेज मिला है उसके तवानाई का जो है एनर्जी के ऊपर, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी एक्सपोर्ट और रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फायदा हो रहा है। और आपको क्या लगता है सर कि आइंदा आने वाले महीनों में या एक साल में ये जो एक्सपोर्ट की फिगर है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर इंडस्ट्री, कितनी बेहतरी आप देख रहे हैं? सर आप एक साल की बात करें, अगर आप पिछले 2-3 महीने की फिगर देखें तो कंटिन्यूस ग्रोथ है हमारे सेक्टर में। जो गारमेंट होजरी एक्सपोर्ट है इसके अंदर 10% की पिछले महीने से और इस महीने के कंपैरिजन में 10%। तो इसी 10% को अगर हम देखें, इसी 10% को देखें तो एक साल में हम कहाँ खड़े होंगे सर? ऑब्वियसली 10 to 15% तो जस्ट हमारे सेक्टर की ग्रोथ है। और अगर ओवरऑल आप देखें तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती कि ये 10 to 15% की ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ ना हो। ठीक, अच्छा काशिफ ये बताएं, जो हमारी चीज़ें बाहर जा रही हैं वहाँ से क्या रिस्पांस है? और खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि जब कोविड का माहौल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, तो ये जो हमारे पास सब बाहर से चीज़ें आई हैं, बाहर से ऑर्डर्स आए हैं, ये वापस बांग्लादेश या इंडिया के पास चले जाएंगे? देखें, इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरत है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद तशरीफ लाए, हमारी उनसे 1-to-1 मीटिंग भी हुई है और उसके अंदर सबसे ज्यादा हमने जोर इसी के ऊपर दिया है कि हमारे पास इस टाइम पे जो स्किल्ड लेबर है उसकी शॉर्टेज है। जो इमरान खान साहब ने नौकरियों का दावा किया था कि हम लोग यहाँ पे नौकरियां लेने आएंगे और यहाँ पे रोजगार मिलेगा, वो समहाउ पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे इंडस्ट्री जो है वो पीक पे चल रही है और हमें इस टाइम पे लेबर की शॉर्टेज का सामना है। और कल हमने उनसे ये डिमांड आगे रखी है कि यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए जाए जिसमें हम अपनी स्किल्ड लेबर को जो है वो जनरेट कर सके ताकि इंडस्ट्री में आए। और ऑब्वियसली जब ये चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी तो जो कस्टमर का फेथ है, जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो डेवलप होगा और कस्टमर ट्रस्ट डेवलप होगा। हमारे कस्टमर इस तरह नहीं होते कि एक सीजन में काम कर रहे और नेक्स्ट सीजन में वो बांग्लादेश या इंडिया मूव हो गए। अगर हम इस स्टेबिलिटी को सस्टेन करेंगे तो डेफिनेटली ये ऑर्डर्स पाकिस्तान में कंटिन्यूस रहेंगे, जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश में। और हमारा कहीं से भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश से पीछे नहीं है। तो सर सो फार माहौल एनवायरनमेंट चाहिए थी जो कि हमें इस गवर्नमेंट ने दिया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रिलीफ में हमें दे रहे हैं। ग्रेट, सो फार द ग्लोबल रिस्पांस इज गुड सर। अब तक जो ऑर्डर्स हमने दिए
Great. डेफिनेटली ये ग्लोबल रिस्पांस गुड है, तो हमारे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो इस टाइम पे 100 फुली ऑपरेशनल है। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम मामला है हमारे पास। सर्दियां आ रही हैं और गैस का बहरान सर उठाने लगा है। नॉर्थ कराची में शहरी गैस का इंतजार कर रहे हैं, चूल्हे ठंडे पड़ गए। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। चूल्हा ऑन करना और माचिस जलाकर बड़ी देर तक इंतजार करना कि गैस आ जाए तो कढ़ाई रखकर कुछ पकाया जाए। न्यू कराची सेक्टर 5M में 100 से ज्यादा घरानों को आजकल ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। इलाका मकीन कई रोज से लकड़ी या गैस सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। गैस है ही नहीं, कहीं लकड़ी जल रही है तो कहीं सिलेंडर जला रहे हैं। हम लोग या तो अपने करीबी रिश्तेदारों के जाकर बना रहे हैं या फिर मतलब पड़ोस में बना रहे हैं। किसी के बहुत सारे घर तो ऐसे, और ये हमारा मसला नहीं है, इस पूरे एरिया का मसला हो गया। खवातीन तो कहती हैं सिलेंडर पर खाना पकाते हुए खौफ आता है। मेरे घर में तो 3 बार धमाका हुआ, मेरी बच्ची जलते जलते बची है। यकीन करना हम लोग तो घबरा गए, क्योंकि हमने कभी जिंदगी में सिलेंडर यूज नहीं किया। सिलेंडर नहीं जला सकती, माँ घर में है तो सिलेंडर जला सकती, सारे डर लगता है अल्लाह ना करे आग लग जाए, सिलेंडर फट जाए तो क्या होगा। बिल भी भरना पड़ रहा है और हमें सिलेंडर भी हमारा बहुत बजट आउट हो रहा है। अहले इलाका की सुई सरदन हुकाम से एक बार फिर अपील है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। तो कराची वालों की अपील यकीनन आपने सुनी। पहले हम सिर्फ पंजाब में देखते थे, पंजाब में हम देखते थे कि सुई गैस नहीं आती, वहाँ पर सर्दियों में आवाम जो है खाना 10-10 दिन का पका के फ्रीज कर लेती थी। लेकिन अब कराची में भी ये बहरान आ गया है, ये जिन कराची में भी मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी शहबाज इस्लाम साहब ने। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, अभी तक कराची में सही तरीके से सर्दियों ने एंट्री तो दी नहीं है और गैस बहरान शुरू हो गया। अभी ये हाल है, कराची के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश है, गैस जो है वो नापैद है, किल्लत पैदा हो चुकी है। आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी? फिर कुछ अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी या सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा? जी सलाम, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि SSGC का व्यू मैं दे सकूँ आपको। देखिए, 2 डिफरेंट इश्यूज हैं। एक सर्दियों में गैस के जो इशू है, दिस इज डिफरेंट, और जो आजकल कुछ पिछले 5-6 दिनों में कुछ गैस के इश्यूज हुए थे, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। सो तो दीज आर 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उनको एक साथ नहीं देखना चाहिए। ओके, देखिए, अभी हमारे पास जो इंडिजिनियस गैस था वो सही आ रहा था, लेकिन RNG टर्मिनल चूंकि उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा था, तो जिसकी वजह से हमें गैस की जो हमें RNG मिलती है वो नहीं मिल रही थी। दिस वाज कोई 84 आवर्स की कोई मेंटेनेंस शुरू होनी थी, जो कि मंडे को ख़त्म होनी थी। उन्होंने उसको 72 आवर्स में माशाल्लाह कंप्लीट किया। मंडे से हमें गैस वापस मिलना शुरू हुआ, हमारी लाइन पैक बेहतर हुई और कल से हमारे यहाँ जनरली कराची में कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मुझे इस तरह बता दें कि कराची में इस वक्त कितने फीसद इलाकों में गैस का कोई मसला नहीं है? देखिए, जनरली स्पीकिंग हमारे यहाँ गैस का मसला इस वक्त कराची में नहीं है, और मैं खास तौर पे इस वक्त डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। मैं डोमेस्टिक का ही पूछ रहा हूँ। जैसे भी आपने चलाई थी एक शोरील चलाई थी, आपने इसको क्लियर कर दिया, वो एक और मसला था जिस पर काबू पा लिया गया। दैट मींस अभी इस वक्त डोमेस्टिक यूजर को गैस का मसला नहीं है। बट कुछ वन ऑफ कहीं प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे पाइप का मसला होगा, ठीक है, वो कोई टेक्निकल इशू होगा, उसमें आपकी तरफ से कोई इशू नहीं। सर मुझे प्लीज बता दें, इस वक्त डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है? देखिए, हमें इस वक्त कोई 30 MMCFD की शॉर्टेज है, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। कोई मतलब ये वो मैनेज कैसे हो रहा है सर? अच्छा, वो वैसे मैनेज कैसे हो रहा है अगर कमी है? देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने RNG जो CNG स्टेशंस हैं उसको RNG में कन्वर्ट कर दिया है। हमने इंडस्ट्री को भी इस वक्त RNG पे लेके जा रहे हैं, सो हम उसको मैनेज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा हम रात को गैस को कम करते हैं ताकि हम उसको जो मसला आपका सर्दियों वाला आपने सर्दियों वाला क्या लग रहा है सर, दिसंबर में क्या होने जा रहा है? क्या कराची के 40%, 50% इलाकों में डोमेस्टिक यूजर को ये मसला दरपेश होगा, गैस का प्रेशर नहीं आएगा? देखिए, सर्दियां तो प्राइमरीली क्वेटा में तो स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, मैं सर कराची की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर से अभी कंपेयर कर दें, कितना मसला इस बार होगा ज्यादा? वक्त कम है इसलिए क्विकली जा रहा हूँ सर।
मुझे अगर बोलने का मौका दे दें प्लीज। हमने कराची के लिए एक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के लिए हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे, जिसके जरिए RNG हमारे सिस्टम में मजीद आ सकेगी, जो कि हम सर्दियों में दे सकेंगे अपने कस्टमर को। कोई 2 साल से ये मसला नहीं सर, फिर मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्या इस सर्दी में गैस का मसला नहीं होगा? आप लोग मैनेज कर पाएंगे उसको? जी वो मैं देखिए मैनेज में कोई उस पे मेजर लूंगा तो आएंगे ना, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेजर्स कंप्लीट हो गए सर, क्योंकि आप 2 साल से काम कर रहे हैं उस पे, आपने खुद कहा है अभी। नहीं 2 साल से हमें इजाजत नहीं मिली थी, अब मिल गई है। हमें अभी पिछले महीने इजाजत मिली, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिसंबर वुड बी, हम ये समझते हैं कि दिसंबर में हम उस पर काबू पाने में ठीक, यानी दिसंबर में कोई भी गैस का बहरान हम नहीं देखेंगे इन कराची, राइट? इंशाल्लाह। एक बात और से बता दें, के इलेक्ट्रिक भी ये कहता है कि गैस की सप्लाई कम हो जाती है, फिर दैट इज द रीजन लोड शेडिंग उन्हें करनी पड़ती है। ये मसला भी हल हो चुका है सर? आजकल आपको नहीं नजर आ रही? देखिए हमारे पास गैस हमें जो पीछे से मिलती है उसमें अगर कोई कमी होगी तो हमें प्रॉब्लम होता है, वरना हम गैस और ऐसी कोई कमी आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे? Not as such. ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। तो ये सारी जो खबरें थी कि कराची में गैस का बहरान था, वो एक जगह जहां पर मसला था वो टेक्निकल इशू था। इस वक्त पूरी कोशिश सुई सदर्न गैस कंपनी की तरफ से की जा रही, कहीं पर भी ऐसा मसला डोमेस्टिक यूजर को ना उठाना पड़े। एनीवेज वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, प्लीज वेयर अ मास्क व्हेनेवर यू गो आउट, और पुरहुजूम मकामात पर जाने से गुरेज कीजिए। अल्लाह हाफिज।